एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी से बता दीजिए। ऑडियो क्लियर है? ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपनी इस क्लास को। एक बार जल्दी से ये भी चेक कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, है ना। समझ गया मैं। देखिए, पहली बात तो जैसे कि एक बच्चे ने ये लिखा है कमेंट सेक्शन में, सर सिक्स्थ क्लास शो नहीं हो रही है ना। मुकुल, मैं आपको बता दूं कि सिक्स क्लास में ना कुछ एरर आ गई थी। तो उस एरर की वजह से है ना सिक्स क्लास हमारी वहां से हटानी पड़ी हमको, है ना। मैंने ये बात है ना बोली भी थी कि मैं सिक्स क्लास को हटा दूंगा, क्योंकि सिक्स क्लास में ना कुछ एरर आ रही थी, कुछ गड़बड़ी थी, इस वजह से वो क्लास है ना हमको वहां से हटानी पड़ी। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले भी बता दी थी आपको। बाकी मैनेजमेंट टीम की इतनी गड़बड़ी रही कि उन्हें जब सिक्स क्लास हटानी थी तो आज की क्लास का जो टाइटल है ना, उन्हें क्लास सिक्स ही लिखना था, क्लास सेवन नहीं लिखना था। अब वो तो कंफ्यूजन बनेगा ही बनेगा फिर स्टूडेंट्स के दिमाग में, सर क्लास सेवन अगर आज है तो क्लास सिक्स कहाँ चली गई। तो ये गड़बड़ी है। मैं मैनेजमेंट टीम से है ना आपकी क्लास खत्म होने के बाद ये बात बोल दूंगा कि वहां पर आप है ना ये चीज मेंशन कर दें। ठीक है, मैं बोल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो शुरू करते हैं फिर अपने सेशन को। जो लास्ट क्लास मैंने जहां पर छोड़ी थी उसी के आगे से कंटिन्यू कर लेता हूं क्लास को। तो क्लास को शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा आप सभी लोगों का, और उसमें जो मैं प्रॉपर गाइडेंस आपको दे रहा हूं वो दे दूं, ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जाम में कैसे मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेंगे, है ना। एक प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास में मैं जितनी थ्योरी आपको करा रहा हूं ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, और उसमें भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके लिए आप जाइए सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दो चीज़ें ज़रूर चेक कीजिए डेली बेसिस पर। एक तो कम्युनिटी वाला सेक्शन, वहाँ देखिए मैंने कितने क्वेश्चंस को पोस्ट किया है। जितने भी क्वेश्चन मैंने पोस्ट किए उनके आंसर दीजिए। और जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको लगेगा कि हम है ना मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वहाँ पर इसी फॉर्मेट में डाले हुए हैं कि आपको यही फील होगा कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है जी। फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट का नाम है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी देखनी है आपको, जैसे जैसे आपको समय मिलता जाए। ठीक है बेटा, और जितनी क्लासेस और भी उसमें आएंगी वो सब भी आप है ना देखते जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए हो तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है मेरे इन दोनों ऑफिशियल चैनल से जुड़ने में, तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी। अपने बैच का नाम लिखकर मुझे मैसेज कर देना, मेरे दोनों ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये दोनों ही मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987।
तो 1 मिनट का समय समाप्त होता है। और चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। 27 अगस्त यानी कि 27 अगस्त 2024 आज की तारीख है। और जो टॉपिक या चैप्टर हमारा चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा। इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है जी। हिंदी में इसको कंप्यूटर की संरचना के नाम से बोला जाता है, ठीक। और जैसा कि लास्ट क्लास में ना मैं आईसी चिप के बारे में आपको समझा रहा था, ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। और आईसी चिप भी है ना, अगर आपको समझना है इसके बारे में तो मदरबोर्ड के बारे में ही समझना पड़ेगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि मदरबोर्ड या पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में अगर आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको आईसी चिप, बसेस, इन सब का कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। मैं फिर से देख रहा हूं कुछ बच्चों ने लिखा है कि सर 6th क्लास शो नहीं हो रही है। बेटा 6th क्लास को हटाने का जो रीजन था वो मैंने उस दिन भी बताया था, शायद आप लोग आए नहीं होंगे लाइव। चलो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। 6th क्लास में कुछ टेक्निकल एरर आ रही थी, शायद वॉइस की गड़बड़ी थी या कुछ ऐसा ही था, तो इस वजह से फाइनली वो क्लास है ना हमें हटवानी पड़ी। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं थी, थोड़ा सा ही पढ़ाया था मैंने, फिर वॉइस की गड़बड़ी हो गई थी, इस वजह से वो क्लास मैंने हटा दी थी या हटवा दी, ठीक है। और मैंने उस दिन है ना डाउट क्लास टाइप की ले ली थी, यानी कि जो भी बच्चे डाउट पूछ रहे थे वो सब मैंने उस दिन बता दिए थे, इसलिए फिर मैंने वो हटा दी क्लास सीक्वेंस में से, ठीक है। आप चिंता मत करो, टाइटल है ना क्लास नंबर 6 डलवा दूंगा मैं आज ही की क्लास का, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर देखिए जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और जब भी मैं क्लास शुरू करूँ ना तो क्लास को पहले पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए। ये सब बातें क्लास के एंड के लिए छोड़ा करिए कि ये सर दिक्कत आ रही है, वो आ रही है, वो सब लास्ट के मैंने बताया ना लास्ट के 10-15 मिनट हम इन्हीं बातों के लिए रखेंगे हमेशा। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो मैंने आईसी चिप के बारे में ना आपको बता दिया था, ठीक है। आईसी चिप का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया था। एक बार हेडिंग डाल देता हूँ, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से बोला जाता है फुल फॉर्म में, और हिंदी में अगर कहा जाए तो समायोजन परिपथ चिप के नाम से बोल देते हैं, समायोजन परिपथ चिप, ठीक है बेटा। अब ये बात ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में समझाया आपको कि आईसी चिप के डेवलपर के बारे में पूछा जाए तो जेएस किल्बी और रॉबर्ट नॉइस, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। और एक बात और कि आईसी चिप का जो ईयर है वो भी ध्यान रखना, 1957, 58, 59 का जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया वो दिमाग में आपको रखना है। मैंने जाते जाते जब वो क्लास हमारी बीच में रुक गई थी लास्ट क्लास, तब मैं आपको यही समझा रहा था कि हम ये जो आईसी चिप का जो कमर्शलाइजेशन है, यानी कि वाणिज्यिक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाना जो मार्केट में शुरू हुआ था, वो था 1964, 1964 का समय। अब 1964 यानी 1964 से सबसे पहले जब आईसी चिप मार्केट में आई तब उसकी एक कैटेगरी का नाम रखा गया और नाम था एसएसआई। एसएसआई का फुल फॉर्म होता है बेटा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब आप बोलेंगे सर इस नाम को रखने का कोई लॉजिक था या कोई बात थी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन रख रहे हैं? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आईसी चिप बनाई जाए, है ना, चाहे वो 1964 से बनी सबसे पहली कॉमर्शियल आईसी चिप हो, या फिर है ना शुरुआत में जब आईसी चिप डेवलपमेंट हुआ 1958, 59, 57 का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, इन सभी आईसी चिप में ना बेसिकली दो चीजें होती ही होती हैं। एक होता है सबसे पहले लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट, लॉजिक गेट्स, और एक होता है ट्रांजिस्टर्स का। ये दो पॉइंट है ना आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास कोई आईसी चिप है या अगर आप कोई आईसी चिप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर बेसिकली इनमें से किन चीजों का यूज हो रहा होगा, या किसी भी आईसी चिप के डेवलपमेंट में बेसिकली किन चीजों का यूज किया जाता है। तो आंसर है लॉजिक गेट्स का और ट्रांजिस्टर्स का। कोई भी आईसी चिप अगर बनी होगी तो ये दोनों चीजें उसके अंदर होंगी होंगी, है ना। अभी लॉजिक गेट्स क्या होते हैं ये अभी आपको थोड़ी बहुत देर में पता चल जाएगी ये बात।
बाकी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल को होल्ड करने के लिए किया जाता है। लॉजिक गेट्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट वैसा ही है। लॉजिक गेट्स बेसिकली ना परिपथ होते हैं, सर्किट्स होते हैं, और इनका इस्तेमाल भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को होल्ड करने के लिए करते हैं। तो मोटा मोटी बात ये समझ लो कि लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, विद्युत सिग्नल को आईसी चिप के अंदर होल्ड करने के लिए किया जाता है, या इनके अंदर होके फ्लो कराने के लिए किया जाता है। तो किसी भी आईसी चिप के अंदर लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट होगा ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब बीते कुछ समय पहले ना एक पेपर हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम था या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम को ये हुआ है अभी रिसेंटली। वहां पर है ना एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपके पास कोई सीपीयू है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए हमको कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी, जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, क्या ये भी आईसी चिप होती है? तो आंसर है जी हाँ, सीपीयू भी एक आईसी चिप का ही उदाहरण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सीपीयू भी हमारा एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा हुआ है, और लगभग इतना ही बड़ा होता है जितना मैं हाथ से बता रहा हूँ। और इसके चारों ओर मैंने डैश डैश से जो बनाया वो पिन होती हैं, और इन्हीं पिन के द्वारा ये सीपीयू हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अटैच किया जाता है। तो सीपीयू बेसिकली हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई एक आईसी चिप होती है। तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये पूछा गया था कि कोई सीपीयू अगर है तो वो क्या कंसिस्ट करता है, उसके अंदर क्या होता है। तो ऑप्शन में लिख के दिया था लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स। क्या लिख के दिया? लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स। क्या ये सही आंसर है? मतलब प्रॉपर इंग्लिश में तो यही लिखा था मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो क्या सही आंसर है? हाँ सही है। किसी भी भाई सीपीयू की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीपीयू के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स का, सीपीयू एक आईसी चिप है और आईसी चिप के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, हाँ, बट सीपीयू एक स्पेशल आईसी चिप है जिसके अंदर लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मोटा मोटा उस क्वेश्चन में केवल ट्रांजिस्टर शब्द लिख कर दिया गया था, वो भी ठीक था। अगर लॉजिक गेट शब्द भी लिखा हुआ होता तो भी ठीक था। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ये बात आपको समझ में आई या नहीं? तो ये बात दिमाग में रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन है ना एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो थोड़े से लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे सकते हैं बेटा जब आपने किसी भी चैप्टर को, किसी भी थ्योरी को अच्छे से सुना और समझा होगा, तभी दे पाएंगे। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं कि आईसी चिप के अंदर लॉजिक गेट या ट्रांजिस्टर नाम का कॉन्सेप्ट होता है, अब आईसी चिप, सीपीयू हमारी एक आईसी चिप है, तो ये तो ऑटोमेटिकली पता चल गया हमको कि आईसी चिप, अगर सीपीयू आईसी चिप है तो सीपीयू के अंदर ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट होगा या नहीं होगा। बस थोड़ी सी ये बात दिमाग में रखनी थी कि लाखों की संख्या में शब्द और लिखा हुआ था, यानी कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो ठीक, ये भी सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे है ना हम आईसी चिप की कैटेगरी को आगे बढ़ाएंगे, इन सभी आईसी चिप में ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, अगर किसी घर की बात कर रहे हैं तो उस घर में एक दो दो चार कमरे हो सकते हैं। हाँ जी हाँ। अगर मान लीजिए किसी कोठी की बात करते हैं, कोठी शब्द समझते हैं, मतलब एक बड़े मकान को या बड़े घर को ना कोठी शब्द के नाम से भी बोल दिया जाता है। तो कोठी में हो सकता है कि 8-10 कमरे हो। और फिर होता है महल, है ना, महल टाइप का। तो उसमें है ना बहुत बड़ा महल टाइप का है किसी का, तो उसमें हो सकता है 10-20-50 कमरे हों। तो हैं तो तीनों ही घर ना। अगर नॉर्मल एक घर है, हाउस, वो भी घर है, एक कोठी है वो भी घर है, और एक महल है वो भी घर होता है। बट इनमें रूम्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि जब हम किसी आईसी चिप की बात करते हैं तो उसमें लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ती जाती है, जबकि होते वो आईसी चिप ही है ना। तो इसी क्रम में एक और आईसी चिप की कैटेगरी बनाएगी जिसका नाम है एमएसआई। इसका फुल फॉर्म रखा गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो आईसी चिप के नाम या कैटेगरी आप यहां पर लिखवा रहे हैं, इन आईसी चिप में है ना जो लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर की संख्या है, क्या वो संख्या भी हमें याद करनी पड़ेगी? तो आंसर है नहीं। मेरे पिछले 10 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस में मैंने किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में मैंने आईसी चिप और ट्रांजिस्टर की, वो लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर की जो संख्या है, वो किसी भी एग्जाम में मैंने नहीं देखी पूछी गई हो। पहले मैं लिखवाता था क्लास में
कि किस आईसी चिप में टोटल लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी होती है, बट वो आते ही नहीं है, तो फिर मैंने उसे लिखवाना छोड़ दिया। बेकार में ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको याद कराई जाएं और वो भी पेपर में ना आए, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं ना जो टॉपिक चल रहा है उससे हटके डाउट मतलब कमेंट्स लिख रहे हैं। आपको बेटा मेरी आदत तो पता ही है, क्लास के बीच में जनरल डिस्कशन करता नहीं हूं मैं, टाइम वेस्ट होता है, खासकर उन बच्चों का जो इस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं। एक बात है ना, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी जो इंट्रोडक्शन क्लास है ना बेटा वो जरूर देख के आए अगर मेरी क्लास में आ रहे हो तो। अगर इंट्रोडक्शन क्लास देख के नहीं आओगे तो आपको फिर हमेशा ऐसे लगेगा कि सर रिस्पॉन्स नहीं करते यार हमारे कमेंट का। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में है ना मैंने सारी बातें आपको क्लियरली समझा दी थी कि हमारा पूरा क्लास का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, बार बार इन्हीं बातों को दोहराना भी अच्छी बात नहीं है, एक ही बात को है ना मैं हर क्लास में बोलूँ, ये भी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आपको पता है मेरी आदत, 1.25 घंटे की क्लास होगी थ्योरेटिकल, उस 1.25 घंटे में यानी 1 घंटा 15 मिनट में केवल टॉपिक और उससे रिलेटेड ही डाउट कंसीडर किए जाएंगे। लास्ट के जो 10-15 मिनट बचेंगे उसमें जनरल डिस्कशन करेंगे बस। आ जाओ बेटा, अगर किसी को बुरा लग रहा है ये बात तो बुरा लग सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट मैं उन बच्चों का बुरा नहीं करूंगा जो बच्चे सिंसियरली चीज़ों को समझ रहे हैं, या जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्लास को सिंसियरली देखेंगे। उनको ये बड़ा अटपटा सा लगेगा कि क्लास के बीच में सर किसी भी चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, ये थोड़ा खराब लगता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स की कभी कभी क्लास देख लेते हैं, चलती हुई क्लास दिख जाती है, टीचर्स है ना बीच में कुछ भी बात कर रहे हैं, तो वो अपना तो मतलब टॉपिक तो डिस्टर्ब करते ही हैं, जो बच्चे क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं उनका टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो मेरी आदत नहीं है। आ जाओ बेटा यहाँ पर, कोई कमेंट बाजी नहीं, ठीक है, केवल जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड कमेंट बाजी करिए बस। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि देखो किसी भी आईसी चिप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट होता है, ये बात दिमाग में रखे ना। ठीक है, हर एक आईसी चिप में इन्हीं दोनों शब्दों का नाम आएगा, ये दोनों। ठीक, अब जैसे ही है ना आगे बढ़े तो फिर एक और कैटेगरी बना दी गई आईसी चिप की जिसका नाम है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर की संख्या और ज्यादा हो गई होगी। ठीक है जी, फिर इसके बाद एक और कैटेगरी वाली आईसी चिप आई जिसका नाम रखा गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी आईसी चिप है, तो ये किस कैटेगरी की आईसी चिप है, यानी कि मोटा मोटा वीएलएसआईसी या वीएलएसआई का हमको एग्जाम्पल बताना है। तो बेटा आंसर है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जब हम वीएलएसआई कैटेगरी की आईसी चिप तक पहुंच जाते हैं, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली आईसी चिप की कैटेगरी तक पहुंच जाएंगे, तब वहां पर लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर की जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो लाखों में पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी कुछ समय पहले एक पेपर में क्वेश्चन पूछा कि सीपीयू के अंदर होता क्या है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ था मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ये हमारा सही आंसर था वहां पर। ठीक है जी, अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो हमारे कंप्यूटर में सीपीयू लगा होता है ना, इसका एक नाम और भी होता है बेटा, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में माइक्रो प्रोसेसर के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर लिखा हो माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। क्लियर है? एक बात और बता दूं कि कई बार है ना फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो वहां पर वीएलएसआई की जगह वीएलएसआईसी लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि वीएलएसआईसी। अब देखो फुल फॉर्म तो एग्जैक्टली exactly पता होनी चाहिए ना, जैसे कि यहाँ पर अगर वीएलएसआई लिखा हुआ है तो इसमें आई का मतलब इंटीग्रेशन होता है, और अगर यहाँ पर वीएलएसआईसी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आई का मतलब इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेटेड होगा, क्योंकि आईसी चिप में आई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड। तो कई बार जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा होता है तो इस तरीके से भी आपको फंसा देगा, जिसमें आप अपना एक क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। तो फुल फॉर्म को एग्जैक्टली याद रखिएगा, ठीक है। वीएलएसआईसी में लास्ट में आईसी आ गया, तो अब इसको इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से बोला जाएगा, और केवल आई लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन शब्द होता है। अब इसके बाद है ना एक और कैटेगरी होती है आईसी चिप की जिसको यूएलएसआई कहा जाता है, यानी कि अल्ट्रा
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब आप बोलेंगे सर हमारे कंप्यूटर का जो दिमाग होता है यानी कि ब्रेन, जैसे हम सीपीयू कहते हैं, वही वीएलएसआई कैटेगरी का है और दिमाग से तेज तो कोई हो नहीं सकता। तो फिर है ना, यूएलएसआई कैटेगरी की आईसी चिप कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी? तो ये आईसी चिप होते हैं बेटा रोबोटिक्स में। आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पर, रोबोटिक मशीनों में या रोबोटिक्स में। बस इतना ही लिख लीजिए, इससे ही आइडिया लग जाएगा। देखो, रोबोटिक्स का मतलब होता है हर तरीके के रोबोट, चाहे एक प्रॉपर रोबोट हो। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे सबसे मतलब इंटेलिजेंट रोबोट का नाम क्या है? उसका नाम है सोफिया। आज की डेट में दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट का नाम है सोफिया, जो बेसिकली हांगकांग की एक कंपनी ने बनाया था और उसको सऊदी अरेबिया की नागरिकता यानी कि नेशनैलिटी मिली हुई है। वो उसको हमारे इंडिया में आईआईटी मुंबई है, वहां पर भी है ना लेके आया गया था उनको, उस रोबोट को, तो उसका प्रैक्टिकल वगैरह भी करके दिखाया था। ठीक है ना? तो बेसिकली रोबोट जरूर नहीं है कि प्रॉपर है ना कोई रोबोट ही हो। इसके अलावा है ना, अगर मान लो कोई रोबोटिक मशीनें भी हैं, जैसे कि मान लो किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रोबोटिक मशीनें लगी हुई हैं जो किसी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को उठाकर इधर से उधर रख रही हैं, तो फाइनली वो भी रोबोट ही कहलाते हैं। ठीक है ना? फंक्शनिंग थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। तो रोबोटिक्स जितना भी फील्ड है उन सभी में ना जो आईसी चिप इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उनमें लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर की संख्या और ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो उनको फिर यूएलएसआई कैटेगरी की आईसी चिप के नाम से बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ये फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? विपिन बेटा, मैंने आपका भी कमेंट पढ़ लिया है, मैं क्लास के एंड में ना आपकी बात को डिस्कस करूंगा। ठीक है, और प्रॉपर लॉजिक बताऊंगा कि क्या वजह रही जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कमेंट पूछ रहे हैं उसका। पहले ये बताओ विपिन बेटा, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये लॉजिक आईसी चिप का पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। बाकी ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है, दोबारा बोल देता हूँ कि अगर आप ये सब नोट नहीं करना चाहते तो सुनते रहिए ध्यान से। मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दी थी, उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कंप्लीट क्लास पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर भी रिवीजन कर सकते हैं अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो। वैसे लिखना चाहिए आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितने भी सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, सरकारी नौकरी जिन्हें मिलती है, वो सब बच्चे से है ना जब भी हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, वो सब बोलते हैं सर हम अपने नोट्स खुद बनाते थे। जरूरी नहीं है कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसी के नोट्स, हम किसी किताब से भी पढ़ते हैं तो उसके भी नोट्स खुद से बनाते हैं। तो एक अच्छा तरीका होता है एक स्टूडेंट का जो सिलेक्शन लेते हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, और हम लोग शेयर भी करते हैं कि इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सब ने यही कहा है सर हम क्लास नोट्स खुद से बनाते हैं और उन्हीं को रिवीजन टाइम पर रिवाइज करते हैं, जिससे हमें जल्दी से रिवीजन हो जाए। तो अच्छी बात है, सभी को नोट्स खुद से बनाने चाहिए। चलो अब आगे बढ़ेंगे और मदरबोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा और डिस्कस करके फिर मदरबोर्ड हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे मदरबोर्ड के टाइप्स के बारे में और थोड़ा सा लिख लीजिए, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। देखो कई बार है ना कुछ फुल फॉर्म्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं जिसमें बेसिकली मदरबोर्ड के टाइप्स के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। ठीक है ना? यानी कि मदरबोर्ड्स के प्रकार, शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी मदरबोर्ड बने हैं आज तक, उनके नाम क्या रहे हैं, ये बस दिमाग में रखना है आपको। देखो सबसे पहले जो मदरबोर्ड बनाया गया उसका नाम रखा गया था एटी। एटी मदरबोर्ड के नाम से उन्हें बोला जाता था, जिसकी फुल फॉर्म थी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड। ठीक है जी। फिर इसके बाद है ना एक और मदरबोर्ड बनाया गया या आया मार्केट में, जो कि एटी मदरबोर्ड से साइज में छोटा हुआ करता था, तो उसका नाम रखा गया बेबी एटी, यानी कि बेबी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के नाम से। ठीक है जी। अब इस समय आप और हम जैसे लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोगों के कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड लगा हुआ आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे एटीएक्स मदरबोर्ड के नाम से बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से इसको
बोला जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं आप सभी लोगों को कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कई बार फुल फॉर्म्स भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें कई बार देखा गया है कि मदरबोर्ड के टाइप्स की फुल फॉर्म भी हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है ना एक और मदरबोर्ड का नाम लिखिए, दैट इज लो प्रोफाइल एक्सटेंशन। लो प्रोफाइल एक्सटेंशन, ये ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए और फिर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मदरबोर्ड का टाइप है या नहीं है, तो ये भी ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक मदरबोर्ड का नाम लिखिए ITX, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से बोला जाता है। लिखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एक फुल फॉर्म का नाम लिखिए, दैट इज BTX मदरबोर्ड, मतलब एक मदरबोर्ड का नाम लिखिए BTX, इसे बोलते हैं बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में एक नाम और लिख लीजिए WTX। ठीक है, वैसे WTX को WATX के नाम से भी बोला जाता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्क स्टेशन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से इसको बोला जाता है। इसे पहले तो नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन इनके ऊपर बताता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मैं फिर से है ना आप सभी लोगों को रिवाइज करा दूं या बता दूं आप सभी लोगों को कि इनके ऊपर है ना क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि 4 ऑप्शन देकर आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन सा मदरबोर्ड का टाइप है या नहीं है। तो ये है ना आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, AT का मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड, बेबी AT यानी बेबी एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड, ATX का मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड, LPX लो प्रोफाइल एक्सटेंशन मदरबोर्ड, ITX का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड, BTX का मतलब बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड, और WTX का मतलब जिसे WATX भी कहा जाता है, इसको वर्क स्टेशन एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से बोला जाता है। अब देखिए जो हमारे और आपके कंप्यूटर्स में मदरबोर्ड लगे हुए आते हैं वो ये वाले होते हैं, ATX के नाम से होता है। इसीलिए आपको याद होगा जब मैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में आपको समझा रहा था, मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए हार्डवेयर कंपोनेंट्स या घटकों के बारे में समझा रहा था, तब मैंने वहां पर ATX पावर कनेक्टर का नाम भी आपको लिखवाया था। तो वो ATX पावर कनेक्टर हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड का नाम ATX होने की वजह से वहां पर लिखवाया गया या लिखा हुआ था। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। एक एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे आप बोलेंगे सर ये सारे मदरबोर्ड फिर कहाँ यूज हो रहे हैं, जैसे इसका देख लो WTX लिखा है, वर्क स्टेशन एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये वर्क स्टेशन मदरबोर्ड जो है ना, ये बेसिकली वर्क स्टेशन नाम के कंप्यूटर के या वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स जो होता है ना वहीं पर इस्तेमाल में लाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या चीज होती है? देखो बेटा, वर्क स्टेशन सिस्टम कह दो या कंप्यूटर कह दो, ये बेसिकली वो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी के होंगे। एक सिंपल सी बात दिमाग में रखिएगा कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर की कैपेसिटी से यानी कि क्षमता से जिन कंप्यूटर की क्षमताएं ज्यादा होती हैं, बस हमारे कंप्यूटर से, वैसे तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है, सर्वर कंप्यूटर भी हो सकता है, उतना लेवल का नहीं, हमारे कंप्यूटर से जो हमारी कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है उससे कुछ ज्यादा कैपेसिटी के अगर कंप्यूटर सिस्टम बनाए जा रहे हैं, उन्हीं को वर्क स्टेशन के नाम से बोला जाता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं जैसे किसी भी रेलवे स्टेशन पे बना हुआ एक वर्क स्टेशन। आप जैसे दिल्ली मेट्रो की बात करें, राजीव चौक नाम का एक मेट्रो स्टेशन है, वो मुख्य मेट्रो स्टेशन माना जाता है क्योंकि वहीं पर दिल्ली मेट्रो का वर्क स्टेशन बना हुआ है। वर्क स्टेशन वो जगह है वहां पर जहां से पूरी दिल्ली मेट्रो की ट्रेन को देखा जा रहा होता है कि कौन सी ट्रेन रनिंग में है, कौन सी ट्रेन रुक गई है, किस ट्रेन में रुकावट आ गई है, वो सब वर्क स्टेशन से देखते रहते हैं। तो वहां जो कंप्यूटर सिस्टम सेटअप किए गए हैं ना, उनमें हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी से ज्यादा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब चीजें ज्यादा होती हैं।
उनमें सीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर जिसे कहा जाता है वो ज़्यादा पावर के होते हैं, रैम ज़्यादा लगी होती है ना, सॉफ्टवेयर्स ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर्स वहाँ पर इस्तेमाल में लाए जा रहे होते हैं। तो बस एक सिंपल सा आंसर याद रख सकते हैं, एक नॉर्मल कंप्यूटर की कैपेसिटी से ज़्यादा कैपेसिटी का कंप्यूटर वर्क स्टेशन के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए। ठीक है भाई। अब अगला जो पॉइंट हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं उसका नाम है दैट इज पोर्ट या कनेक्टर्स। अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का सिलेबस देखेंगे और इसी सिलेबस को कई सारे और एग्जाम में भी रिपीट किया गया है। कुछ बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप पर है ना अपने एग्जाम का सिलेबस भेजा और बोला कि सर हमारे एग्जाम में ये वाला कंप्यूटर का सिलेबस आएगा। तो जब मैंने वो सिलेबस देखा तो नोटिस किया कि कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स का जो सिलेबस है ना कंप्यूटर का वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर लिया है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल वाला कंप्यूटर का सिलेबस। ठीक है, कर लेते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ स्टेट बोर्ड ऐसा कर सकते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड। तो अगर आप सीजीएल सीएचएसएल का है ना कंप्यूटर का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर स्पेशली मेंशन किया गया है पोर्ट या कनेक्टर को पढ़ के आइए। तो हमें अपने कंप्यूटर के अंदर लगे हुए जितने भी पोर्ट या कनेक्टर है उन सभी की जानकारी होना जरूरी है। तो हेडिंग डालिए पोर्ट या कनेक्टर। ये पोर्ट या कनेक्टर्स है ना, ये भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड से ही जुड़े हुए होते हैं, इसलिए अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मदरबोर्ड ही चल रहा है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि या तो पोर्ट कह दो या कनेक्टर कह दो, एक ही बात है। समझ में आ गई बात? इस बात को ना आप ऐसे समझ लो, मेरे पास फिर से वही स्मार्ट मतलब वो चार्जर वाला एग्जांपल है मेरे पास। ये देखो, ये मेरे पास मोबाइल फोन का चार्जर है। तो इस चार्जर में ये जो केबल है इसको बोलते हैं यूएसबी केबल, और ये जो पॉइंट ये है इसे बोलते हैं मोबाइल फोन का चार्जर या एडेप्टर कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो आपको छेद जैसा ऐसा दिखाई दे रहा है ये है यूएसबी कनेक्टर, और ये भी है एक यूएसबी कनेक्टर जिसको मेल और ये फीमेल कनेक्टर कहा जाता है। तो इन दोनों कनेक्टर्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं तब जाके है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस तार में होके फ्लो करना शुरू करता है। और अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पिन दिखाई देंगी, यहाँ पर 4 पिन दिख रही हैं आपको, और इसमें भी अंदर देखेंगे तो इसमें भी 4 पिन दिखाई दे रही है। तो टोटल मिला के यूएसबी कनेक्टर में 4 पिन का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब आप इस चीज को है ना कनेक्टर कह दो या पोर्ट कह दो, एक ही बात है। दोनों में से ना कोई भी शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पोर्ट या कनेक्टर दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है भाई। तो जब मैं मदरबोर्ड आपको पढ़ा रहा था तब मैंने कुछ पोर्ट या कनेक्टर के नाम आपको लिखवाए थे, ठीक, तो उनको भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी पोर्ट या कनेक्टर इस्तेमाल में लाए गए हैं उन सभी के नाम लिखवाने जा रहा हूं, नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछते रहिए। देखिए, सबसे पहला पोर्ट या कनेक्टर का नाम लिखिए PS/2 पोर्ट। इसका फुल फॉर्म भी होता है दैट इज पर्सनल सिस्टम, पर्सनल सिस्टम अपॉन 2, या बाई 2 भी आप इसे कह सकते हैं। बाई 2 कहने का मतलब ये था कि 2 थे ये पोर्ट या कनेक्टर, जिसे PS/2 पोर्ट कहते हैं। एक कनेक्टर ये रहा और एक कनेक्टर ये रहा। अब इस कनेक्टर या पोर्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल मिला के 6 पिन या 6 छेद का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। क्या मतलब है, समझाता हूं। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक साइड पर है ना, ऐसे समझो कि एक साइड पर है ना एक कनेक्टर या पोर्ट है जिसमें 6 छेद हो रहे हैं, और एक साइड में एक कनेक्टर या पोर्ट है जिसमें 6 पिन निकली हुई हैं। तो जब ये 6 पिन 6 छेद में ऐसे एंटर करेंगी तभी तो कनेक्शन बनेगा, तभी डाटा ट्रांसफर होगा। तो या तो होल कह दो यानी 6 छेद कह दो या 6 पिन कह दो, एक ही बात है। पर जनरली यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो पिन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बात हमें पता होना जरूरी है कि PS/2 पोर्ट में डाटा को स्थानांतरित करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए टोटल कितने पिन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाया जाता था। तो आंसर है बेटा 6 पिन का, 6 पिन का। ऐसे दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। एक बात और कि पुराने जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें जो PS/2 पोर्ट या कनेक्टर लगा होता था तो ये 2 पोर्ट होते थे अलग अलग रंग के। एक होता था पर्पल यानी बैगनी कलर का, और एक होता था ग्रीन यानी कि हरे रंग का, हरा रंग। और ये दोनों पहचान होती थी कि अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड को अटैच कर रहे हैं
तो आपको PS/2 पोर्ट में पर्पल कलर वाले पोर्ट में ही कीबोर्ड की वायर या तार को लगाना होगा। और अगर आप अपने कंप्यूटर में माउस को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ग्रीन कलर वाले ही पोर्ट या कनेक्टर में वो वायर माउस का लगाना होगा। तो ये पहचान होती थी। तो अगर मान लो पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि PS/2 पोर्ट या कनेक्टर में ग्रीन कलर का पोर्ट किस डिवाइस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है या लाया जाता था, तो आंसर होगा माउस के लिए। और पर्पल कलर का तो आंसर होगा कीबोर्ड के लिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं फिर से बता दूं, देखो पिन का कॉन्सेप्ट है ना बहुत सबसे बाद में होता है। पिन बहुत रेयरली पूछी जाती है, बहुत कभी कभार अगर आए तो, वरना पोर्ट या कनेक्टर का नाम और उसकी फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अगला लिखिए, दैट इज सीरियल पोर्ट। ठीक है, कंप्यूटर के साथ है ना सीरियल पोर्ट का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये सीरियल पोर्ट तब इस्तेमाल में लाए जाते हैं जब डेटा को आपको एक सीक्वेंस में भेजना हो। मतलब कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं कंप्यूटर के साथ जिनमें डेटा को हमको एक सीक्वेंस में भेजना है, धीमे धीमे आप डेटा को ट्रांसफर कीजिए एक सीक्वेंस में, तो उनके लिए सीरियल पोर्ट या कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें टोटल मिला के 9 पिन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसमें 9 पिन होती हैं। एक और नाम हम यहाँ पर लिखेंगे पोर्ट या कनेक्टर का, जिसको पैरेलल पोर्ट के नाम से बोला जाता है। ये पैरेलल पोर्ट के अंदर टोटल मिला के 25 पिन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। और इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये बेसिकली प्रिंटर वाला पोर्ट या कनेक्टर हुआ करता था। प्रिंटर वाला कनेक्टर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, पुराने टाइम में जब प्रिंटर और कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता था तो प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच में केबल या तार लगाई जाती थी, जिसको पैरेलल केबल बोलते थे। और उस पैरेलल केबल के दोनों साइड पर पैरेलल पोर्ट या कनेक्टर हुआ करता था, जिसमें 25 पिन का कॉन्सेप्ट होता था डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट है ना, आप यहां पर नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला एक नाम और लिख लीजिए, दैट इज ईथरनेट। ईथरनेट पोर्ट। ठीक है जी, इस ईथरनेट पोर्ट को ना हिंदी में भी ईथरनेट कहेंगे, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें पहले पिन की संख्या लिख लो, टोटल मिला के 8 पिन इस्तेमाल में लाई जाती हैं डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। और इसको लैन पोर्ट के नाम से भी बोल दिया जाता है। लैन पोर्ट की फुल फॉर्म होती है बेटा लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट। अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट की वायर या तार को लगा रहे हैं तो उसी को लैन पोर्ट के नाम से बोल दिया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये लैन पोर्ट या ईथरनेट पोर्ट जहाँ पर इंटरनेट की वायर लगाई जाती है, वहां पर एक अलग से कनेक्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जिसको बेसिकली RJ45 कनेक्टर के नाम से बोलते हैं। बीते कुछ समय पहले RJ45 कनेक्टर को लेकर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसमें RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। रजिस्टर्ड जैक के नाम से। अब मैं इसको समझा ही देता हूं। देखो, अगर कभी है ना आप इंटरनेट की वायर को देखेंगे ना, जो आपके कंप्यूटर में लगाई जाती है, उसमें जहां पर इंटरनेट की वायर लगाई जा रही है उस पॉइंट पर देखना एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी कनेक्टर होता है, और उस कनेक्टर से ही इंटरनेट का कनेक्शन बनेगा या जुड़ेगा। तो उस कनेक्टर को बेसिकली कहा जाता है RJ45 या रजिस्टर्ड जैक कनेक्टर। अब अगर ये भी पूछ लिया जाए कि रजिस्टर्ड जैक 45 यानी कि 45 वाले कनेक्टर में टोटल कितने पिन का कॉन्सेप्ट होता है, तो आंसर है 8 पिन का। यानी कि ऐसा समझ लो कि जो इंटरनेट की तार आपके कंप्यूटर में लगाई जा रही है वो एक मोटी सी तार दिखाई देती है, बट उसको अगर छीलेंगे या आगे से उसे खोलेंगे तो आपको अंदर 8 पतले पतले तार दिखाई देंगे। बट हमारे इंडिया में जो इंटरनेट की केबल इस्तेमाल में लाई जा रही है उसको तो लैन केबल बोल देते हैं और कनेक्टर को RJ45 कनेक्टर कहा जाता है। बट अमेरिका में इससे भी एक एडवांस लेवल की केबल का इस्तेमाल किया जाता है जनरली इंटरनेट चलाने के लिए, जिसमें जो कनेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं वो RJ11 नाम से होता है, और उसमें टोटल 6 पिन का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को स्थानांतरित करने के लिए। तो अगर कभी है ना RJ करके कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आए और RJ11 RJ45 लिखा हुआ है, तो समझ जाना ये बेसिकली इंटरनेट वाली केबल में लगे हुए कनेक्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें RJ45 में 8 पिन और RJ11 में 6 पिन का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए।
तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि नॉर्मली हमारे भारत में जो इंटरनेट की केबल या तार इस्तेमाल करते हैं उसे ईथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट के नाम से बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे लिखो। इसके बाद है ना अगला एक और नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वीजीए पोर्ट या वीजीए कनेक्टर। इसमें टोटल मिला के 15 पिन का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। और वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर वीडियो ग्राफिक्स एरे इसकी फुल फॉर्म है, बट एक वीजीए का फुल फॉर्म और भी हो सकता है जिसमें एरे की जगह एडेप्टर शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये वीजीए ऐसा नहीं है कि पहली बार हम ये नाम सुन रहे हैं। इस शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं आपको एजीपी स्लॉट के बारे में समझा रहा था कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर, याद आ गया? मैंने आपको एजीपी स्लॉट के नाम के बारे में बताया था। चलो बताओ कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं। विपिन आप ही बताओ पहले, एजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए सभी लोग जो भी लाइव हैं, एजीपी की फुल फॉर्म क्या लिखवाई थी मैंने? वेरी गुड। अभिषेक जी का सबसे पहले सही आंसर आया है और आंसर है एसेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एसेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। अब बेटा ये बात दिमाग में रखिए सभी लोग, देखो अभी आई थिंक है ना 6-7 क्लासेस टोटल मिला के हो चुकी हैं। जो मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, अगर आप उतना भी याद नहीं रख पा रहे हैं, उतना भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है, तो बड़ी सोचनीय वाली बात है। फिर आप टोटल मिला के कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसको कैसे याद रख पाओगे? ठीक है, तो जो बच्चों ने आंसर नहीं दिया है और लाइव हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि कुछ बच्चे ना कमेंट नहीं करते बट लाइव क्लास में बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो बेटा मैं उन सभी बच्चों को कह रहा हूँ जो लाइव देख रहे हैं, अगर आपने ये बात मेरी सुनी और आंसर नहीं दिया है तो बेटा फिर आप अपने साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि आप पिछली क्लासेस का जितना भी है वो याद करके नहीं आए हो, याद नहीं कर रहे हो, तो अपने साथ आप धोखा कर रहे हो, आपको नुकसान होगा। फिर आप कंप्यूटर के हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना बेटा। इसके बाद अगला एक और पॉइंट लिखिए, डीवीआई पोर्ट। देखो डीवीआई पोर्ट जो पहले इस्तेमाल में लाया जाता था अब इसका यूज नहीं होता। ये बेसिकली मॉनिटर के साथ इस्तेमाल में लाया जाने वाला पोर्ट या कनेक्टर होता था, और इसका अपना फुल फॉर्म भी था डिजिटल वीडियो इंटरफेस। डिजिटल वीडियो इंटरफेस के नाम से ये इसका फुल फॉर्म था, और इसमें टोटल मिला के ना 24 पिन का इस्तेमाल किया जाता था डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं आप सभी लोगों को कि सबसे ज्यादा जो पोर्ट या कनेक्टर अगर बनाए गए हैं तो वो मॉनिटर के साथ बने हैं। जैसे अभी तक मैंने जितने भी पोर्ट या कनेक्टर के नाम यहाँ पर लिखवाए हैं, उनमें से एक तो वीजीए हो गया और एक डीवीआई हो गया। ये दोनों ही पोर्ट या कनेक्टर मॉनिटर के साथ इस्तेमाल में लाए जाने वाले पोर्ट या कनेक्टर हुआ करते थे। ठीक है, एक नाम और लिख लीजिए जो आज के समय बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज HDMI पोर्ट। इस HDMI पोर्ट में टोटल मिला के कितने पिन का इस्तेमाल करते हैं 19 पिन का, और इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आज के समय मॉनिटर स्क्रीन की अगर हम बात करें, डिस्प्ले की अगर हम बात करें, तो इनके साथ जो केबल या तार का इस्तेमाल किया जाता है वो HDMI केबल ही होती है। अगर किसी के पास कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास घर में टीवी लगी होगी और सेटअप बॉक्स भी होगा, तो आपके सेटअप बॉक्स से जो टीवी में यानी एलईडी टीवी में जो केबल या तार लगाई जा रही है वो HDMI केबल ही होती है, और इसमें टोटल मिला के 19 पिन का कॉन्सेप्ट होता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है जी, इसके बाद है ना एक नाम और लिख लीजिए, डिस्प्ले पोर्ट। ये डिस्प्ले पोर्ट भी है ना पहले इस्तेमाल में लाया जाता था, जिसमें टोटल मिला के 20 पिन का कॉन्सेप्ट होता है। ये भी मॉनिटर के साथ इस्तेमाल में लाए जाने वाला पोर्ट या कनेक्टर हुआ करता था। तो मोटा मोटी बात हमें ये समझ में आ गई यहाँ पर कि टोटल अभी तक 1 2 3 4 पोर्ट या कनेक्टर तो ये मॉनिटर के ही हो गए।
है ना। तो मॉनिटर के साथ इस्तेमाल में लाए जाने वाले पोर्ट या कनेक्टर्स में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है अभी तक। नोट कर लिया सभी ने? ऊपर वाला पार्ट मैं रब कर देता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्प्ले पोर्ट के बाद है ना एक और नाम लिखिए। आप नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। दैट इज आरसीए कनेक्टर। आरसीए पोर्ट शब्द का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें टोटल मिला के 3 पिन का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए, और ये आपने देखा भी है इस आरसीए कनेक्टर को। आपने ना पुराने ज़माने में जब सीडी डीवीडी प्लेयर का इस्तेमाल करते थे, पुराना ज़माना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज आज के समय सीडी डीवीडी का यूज़ कोई नहीं कर रहा है। बहुत ही रेयरली किसी के घर में या कहीं पर सीडी या डीवीडी प्लेयर का इस्तेमाल हो रहा होगा, वरना नहीं करते। या पुराने टाइम की जो टीवी हुआ करती थी जो स्टैंड पर रखी होती थी, उनमें भी एक केबल या तार लगाई जाती थी जिसके मुहाने पर, यानी कि जिसके माउथ की साइड पर 3 पिन टाइप की होती थी, और उन तीनों पिन के अलग अलग कलर हुआ करते थे, याद है? और उन कलर के नाम होते थे, दैट इज रेड यानी लाल रंग का, येलो यानी पीला रंग का, और वाइट सफेद रंग का। बताइए कमेंट सेक्शन में, है ना, कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि रेड येलो और वाइट यानी कि लाल पीला और सफेद रंग का जो पिन वाला जो एक केबल या तार हुआ करता था, वो कितने लोगों ने देखा है या यूज किया है? मैं दोनों ही एग्जांपल आपको बता चुका हूं। पहले जो टीवी जो रखी जाती थी स्टैंड वगैरह पर, उनमें भी वही पीछे केबल लगाई जाती थी, और सीडी डीवीडी प्लेयर के केस में भी यही केबल या तार का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल तो टीवी एलईडी टीवी हो गई हैं और एचडीएमआई केबल का उनमें इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है, पहले मिलती थी देखने को। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट है, सर व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर का मतलब डिस्प्ले। आप जिस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक डिस्प्ले लगी होती है जिस पर चीज़ों को देख रहे हैं आप, वही मॉनिटर है, वही डिस्प्ले है, वही वीडीयू है। उसी को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से बोला जाता है। ये बात भी मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, जब मैंने आपको यहाँ पर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का डायग्राम समझाया था, तब मैंने ये सारे नाम लिखवाए थे कि मॉनिटर ही डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले को ही वीडीयू बोलते हैं। आप क्लास देखते नहीं हो बच्चा? क्लास देखा करो बेटा। देखो, क्लास नहीं देखोगे, पिछली क्लास को पूरा समझ के और देख के नहीं आओगे, तो आपको समझ नहीं आएगा ये चीजें, क्योंकि ये वैसे भी आप लोगों के लिए हो सकता है नया सब्जेक्ट हो। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा हो सकता है कि ये नया सब्जेक्ट हो, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, तो पिछली क्लासेस को है ना सब चीजों को देख के आइए। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर कोई बच्चा शुरू से लेकर आखिर तक मेरी पूरी क्लासेस को ध्यान से देख रहा है, सुन रहा है और लिख रहा है, पूरा पेपर इसी में से आता है। जितनी चीजें मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, पेपर एक आध ही क्वेश्चन है ना कोई बाहर चला जाए, वरना पूरा पेपर किसी भी एग्जाम में अगर पूछे जा रहे हैं 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, सब इसी में से आ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ आपको। बट बच्चों के क्वेश्चन ठीक किन के नहीं होते? उनके नहीं होते जो चीजों को याद नहीं रख रहे, पढ़ नहीं रहे और क्लास नहीं देख रहे। खासकर उन लोगों बच्चों के साथ भी दिक्कत ज्यादा होती है जो पीडीएफ फाइल के चक्कर में पड़े रहते हैं कि सर पीडीएफ दे दो, उससे रट्टा लगा लेंगे। उनके साथ ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये समझ में आ गया? आरसीए कनेक्टर या पोर्ट की हम बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 3 पिन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कलर कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, इसके बाद है ना एक और नाम लिख लीजिए। ये हो गया आपका आरसीए। अच्छा, इसका फुल फॉर्म ये भी तो लिख लो। देखो, आरसीए का जो फुल फॉर्म है ना, यहां लिख देता हूं। इसको बेसिकली कहा जाता है रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका। इसका नाम यही था, रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका। तो इसी का ये ना एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया था, आरसीए। ठीक है, इसके बाद अगला लिख लीजिए कंपोनेंट। ऐसा लिखिए, कंपोनेंट पोर्ट या कनेक्टर। देखो, इसमें भी टोटल है ना 3 पिन का इस्तेमाल होता था, और जो पुराने कंप्यूटर्स हुआ करते थे उनमें ये केबल या तार इस्तेमाल में लाई जाती थी, जिसमें सेम यही कॉन्सेप्ट होता था, सीडी डीवीडी प्लेयर वाला, है ना।
तो इसमें भी 3 पिन ऐसे कंप्यूटर में लगाई जाती थी जिसको कंपोनेंट पोर्ट कहा जाता था। और इसमें जो कलर होते थे वो थे RGB। यहाँ पर R का मतलब हो गया रेड, G का मतलब हो गया ग्रीन, और B का मतलब होता था ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, दैट इज 3.5 mm का ऑडियो जैक। ये भी है ना आपको कंप्यूटर में लगा हुआ मिल जाएगा। इसमें टोटल मिला के एक ही पिन होती है और उसी एक पिन से हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि कोई हेडफोन हो सकता है, ईयरफोन हो सकता है। तो इन सबको अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर के साथ तो इनका एक ही पिन का वायर होता है, उसे आप लगा दीजिए और आवाज़ सुन सकते हैं, गाने सुनिए। तो हेडफोन या ईयरफोन जहां पर लगाया जाता है उस पोर्ट या कनेक्टर को 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, आज के समय एप्पल की जो केबल या चार्जर या पोर्ट या कनेक्टर जो आता है, अगर आप एप्पल का फ़ोन वगैरह खरीदते हैं तो उसकी एक अलग ही केबल चल रही है, उसका एक अलग ही पोर्ट या कनेक्टर होता है, उसे बोलते हैं एप्पल लाइटनिंग पोर्ट। क्या बोलते हैं? एप्पल लाइटनिंग पोर्ट या कनेक्टर। इसमें बेसिकली है ना टोटल मिला के 8 पिन का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। मतलब अगर आपके पास एप्पल का कोई चार्जर है तो उसमें जो केबल है उसे लाइटनिंग केबल बोल देते हैं, और जो पोर्ट या कनेक्टर लगा हुआ है उसे एप्पल का लाइटनिंग पोर्ट या कनेक्टर कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे तो उसमें 8 पिन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि अब एप्पल का नया जो वर्जन आने वाला है एप्पल 16, तो सुनने में पूरी ये सुनाई पड़ रही है, या फिर हमें ये सुनने को आ रहा है कि एप्पल अब USB की तरफ ट्रांसफर होने जा रहा है। यानी कि अगर आपके पास कोई सैमसंग का फ़ोन है, वीवो का, ओप्पो का, MI का, किसी कंपनी का फ़ोन है आपके पास, उन सभी के चार्जर में जो केबल होती है वो USB टाइप सी केबल होती है नहीं? तो एप्पल भी अब USB टाइप सी देने जा रहा है एप्पल 16 वाले फ़ोन में। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपका एप्पल का चार्जर या मतलब चार्जर अगर कहीं रह जाता है और आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर एप्पल का किसी का फ़ोन नहीं है, तो आप एप्पल का फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रहे थे, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। बट अब आप ऐसा कर सकते हैं। आपका एप्पल का चार्जर अगर भूल जाते हैं आप अपने घर पे या कहीं पर भी और दूसरी जगह चले जाते हैं, तो आप वहाँ के सैमसंग के चार्जर से या किसी दूसरी कंपनी के चार्जर से जो टाइप सी चार्जर होगा उससे भी आप चार्ज कर पाएँ। ठीक है जी, ये एक नई अपडेट देखने को मिल रही है हमको या सुनने को मिल रही है जो एप्पल 16 में आने वाली है, अच्छी बात है। ठीक है जी। अब लास्ट में ना मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं USB का कॉन्सेप्ट। आज के समय पर चाहे तो मोबाइल फोन के चार्जर की बात करें, चाहे कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, प्रिंटर की बात करें, या फिर किसी भी डिवाइस की बात करें जिसको कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाना होता है, जोड़ा जाना होता है, उन सभी जगह पर USB का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाया जाता है। USB, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म लिखिए। इसको यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से बोला जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये ध्यान रखिए कि USB सीरियल बस यानी कि USB का जो कॉन्सेप्ट है वो 1996 में सबसे पहली बार हमारे सामने आया। इससे पहले सभी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां या कंप्यूटर की डिवाइस बनाने वाली कंपनियां अलग अलग पोर्ट या कनेक्टर बना लिया करती थी, जैसे कि अभी मैंने ढेर सारे पोर्ट या कनेक्टर के नाम आपको लिखवाए। बट 1996 में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिलकर सोचा कि हम एक कॉमन कॉन्सेप्ट बनाएं जिसको सभी कंपनियां इस्तेमाल करें। जैसे आपने एक बात नोटिस की है, अगर आप चाहें तो मारुति की कार यूज करें, चाहे महिंद्रा की कार यूज करें, चाहे आप टाटा की कार यूज करें, इनमें जो टायर होता है वो आपने कॉमन ही देखा होगा, MRF का टायर या गुड टीयर वाला टायर। समझ में आ रहे? यानी MRF कंपनी का जो टायर है वो टाटा की गाड़ियों में भी लगा मिल जाएगा, आपको मारुति की गाड़ियों में भी लगा मिल जाएगा, और महिंद्रा की गाड़ियों में भी लगा मिल जाएगा। तो इसका मतलब गाड़ी कोई भी बनाए, टायर एक ही होना चाहिए ताकि लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाए, है या नहीं? तो इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कुछ के नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे कॉम्पैक नाम की एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, IBM नाम की कंपनी है, और माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी
ठीक है, आईबीएम की भी अपनी एक फुल फॉर्म होती है, इसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से बोला जाता है। इसके अलावा एक कंपनी डेक के नाम से है, एक कंपनी नेक के नाम से है और एक कंपनी नॉरटेल के नाम से है। तो ये कुछ कंपनियां हैं, कॉम्पैक, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, डेक, नेक, नॉर्टेल, इन सब कंपनियों ने मिलकर है ना 1996 में यूएसबी का कॉन्सेप्ट जनरेट किया और ये बोला कि दुनिया की कोई भी कंपनी जो कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के हार्ड डिवाइसेस वगैरह कुछ भी बनाए, उसमें पोर्ट या कनेक्टर यूएसबी ही रखे। समझ में आ रहे हैं? तब यूएसबी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। बट ऐसा नहीं है कि आज के समय जो हमें यूएसबी का नाम सुनाई देता है, यानी कि यूएसबी टाइप सी, यही शुरुआत से बना था। यूएसबी में भी कई सारे वेरिएशन हमें देखने को मिले हैं शुरू से लेकर अब तक। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें यूएसबी टाइप ए की, ऐसे लिख लो यूएसबी टाइप ए, और फिर एक और पोर्ट या कनेक्टर बना या केबल बनी जैसे यूएसबी टाइप बी कहा गया। तो टाइप ए टाइप बी भी था पहले से। बट आज के समय ना, आज के समय जो आप यूएसबी देखते हैं या यूएसबी केबल आप देखते हैं, तार देखते हैं, उसमें एक तरफ यूएसबी टाइप सी होता है और एक तरफ यूएसबी टाइप ए होता है। जैसा कि मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, मोबाइल फोन का चार्जर मेरे पास है अभी, देखो। अभी आप मोबाइल फोन के चार्जर को देखना, उसकी केबल को देखिए। तो ये वाला जो पॉइंट है, जैसे आप मोबाइल फोन के चार्जर में लगाते हैं, इसी को बोलते हैं यूएसबी टाइप ए, और इसी में होती है अंदर 4 पिन। ऐसे ही एक और बनाया गया था यूएसबी टाइप बी के नाम से, बट अभी फिलहाल जो यूज कर रहे हैं वो यूएसबी टाइप ए ही होता है। और ये वाला पॉइंट जो आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर, मोबाइल फोन के चार्जिंग पॉइंट में लगाते हैं, इसे कहते हैं यूएसबी टाइप सी। ये और दोनों में अंतर है, देखो अगर आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, ये थोड़ा कम चौड़ा है, इसे यूएसबी टाइप सी कहते हैं। ठीक है ना? तो ज्यादातर अभी आज के केस में टाइप ए और टाइप सी, ये दो साइड वाला आ रहा है आपके पास चार्जर या केबल वगैरह। बट आने वाले समय में ना एक और एडवांसमेंट हमें देखने को मिलेगा, और वो ये है कि दोनों साइड पर टाइप सी हो जाएगा। यहां पर भी टाइप सी होगा और यहां पर भी टाइप सी होगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि ये जो टाइप सी है ना, इसका एक एडवांटेज है। आपने नोटिस किया है, मोबाइल फोन के चार्जर में अगर कभी भी आप इस पॉइंट को टाइप सी को लगाते हैं तो कभी भी अटकता नहीं है। आप चाहे ऐसे लगा दो, चाहे पलट के ऐसे लगा दो, किसी भी साइड से लगा दो, मोबाइल फोन का चार्जर कनेक्ट हो जाता है। बट इस साइड में अभी भी आपको ये चीज नोटिस करनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कि यहाँ कौन सी साइड लगानी है। कई बार तो आप ऐसे कर रहे होते हैं, अटक जाता है, फिर आप इसको पलट के ऐसे लगाते होंगे, तब जाके ये कनेक्ट होता है। समझ में आ गई बात या नहीं? बताइए, ये बात समझ में आई या नहीं? बिपिन पाल, बेटा देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप है ना पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो, है ना? आप पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो ना कर रहे हो। मैंने आपसे क्लास के बीच में भी है ना कमेंट पूछा, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था, आप आंसर तो दे नहीं पा रहे हो। 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं, जितनी क्लासेस में मैंने पढ़ाया उनके आंसर तो दे नहीं पा रहे हो, और आप अपनी बातों में लगे पड़े हो। बेटा ये आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, और एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। आप पढ़ाई लिखाई करो बेटा। आपसे कमेंट मैंने पूछा भी था क्वेश्चन, आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, और अपनी ही कमेंटबाजी में लगे हुए हो आप। अभी जो मैंने बोर्ड पे जितने पोर्ट या कनेक्टर के नाम लिखे थे मिटा दिए, उन्हीं में से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं या फुल फॉर्म पूछ लूंगा, वो भी नहीं बता पाओगे। पिछली क्लासेस जो मैं ले चुका हूं अब तक, उनके आंसर नहीं दे पा रहे हो, और आप लगे पड़े हो अपनी कमेंटबाजी में। अपने 15 क्वेश्चन से हाथ धो बैठोगे एग्जाम में अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो, कमेंटबाजी में लगे रहोगे तो। ये सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ बेटा। देखो जो लोग लाइव आते हैं मेरी क्लास में, लाइव देखते हैं, सर कल बैच लिया है, अरे तो मेरे चाचा मेरे नेहरू, अगर कल बैच लिया है तुमने तो एक आध क्लास तो देख लेते, इंट्रोडक्शन क्लास ही देख लेते। किसी भी बैच को हम जब लेते हैं तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी होती है कि एक आध क्लास तो हम जरूर देख के आए। इतना तो कॉमन सेंस तो होना चाहिए बेटा हमारे अंदर। इतना ग्रेजुएशन करने के बाद तो कॉमन सेंस आ जाना चाहिए। अगर हम मार्केट से कोई किताब भी खरीद लेते हैं
अगर हम मार्केट से कोई किताब भी खरीदते हैं बेटा, तो कम से कम उस किताब को पढ़ने से पहले उसके कवर पेज को, उसकी इंडेक्स को इतना तो देखते ही हैं कि सीधे अंदर चैप्टर खोलना शुरू कर देते हो। देखो बेटा, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूं, आप मेरी कभी भी क्लास में आए, लाइव क्लास में, आप इंट्रोडक्शन क्लास को पूरा सुन के आइए, देख के आइए, जिसमें मैंने सारी बातें बताई थी कि कैसे हमारी क्लास में पढ़ाने का मेथड होता है। वरना आप कमेंटबाजी करते रहेंगे, मैं कमेंट के आंसर दूंगा नहीं, आपको बुरा लगेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये बार बार बोलना मेरी आदत नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लाइव वाले बच्चों का भी और रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे उन बच्चों का भी। 1.25 घंटे की क्लास तक, 1 घंटा 15 मिनट जब तक नहीं हो जाएंगे, मैं किसी भी जनरल कमेंट का आंसर ट्रीट नहीं करूंगा। क्लास शुरू होती है 2 बजे, 2 बजे से लेके 3:15 तक केवल टॉपिक और उसी से कमेंट जितने भी आएंगे उनके आंसर दूंगा, वरना बीच में नहीं दूंगा। ये टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। इस बैच में जो 9,999 और बच्चों ने एडमिशन लिया है, उनका टाइम वेस्ट होता है एक बच्चे की वजह से। लास्ट में 10-15 मिनट बचेंगे, आप अपने घर की कहानी पूछो। अब आप ये पूछो मेरे से, सर शादी वादी कब होगी, मेरी कुंडली मंडली बताइए, तो वो भी मैं ना गुणा भाग करके थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको, है ना। आपकी राशि वाशि देख के बता दूंगा कब का योग बन रहा है। और ये सब बातें बात की होनी चाहिए। आप कमेंट बाजी में लग रहे हो क्लास के बीच में, इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि आप जो पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं उसमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और यहीं से जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो आप फिर पंखे गिनोगे एग्जामिनेशन हॉल में कि इस छत पर पंखे कितने लग रहे हैं। अच्छा, 2 पंखे लग रहे हैं यहाँ पर हॉल में, सीट कितनी है, सीट ही गिन लेता हूँ, ये करोगे फिर आप पेपर में। तो ऐसा मत करो। और देखो बेटा, हम लोग ग्रेजुएट हैं, अगर ग्रेजुएशन हमने कर रखी है तो इतना कॉमन सेंस भी लाइए अपने अंदर कि जब हम किसी चीज की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको खुद से भी रिवीजन करना चाहिए कि अब तक हो क्या चुका है। जैसे किसी बैच में आप जा रहे हो, तो कम से कम उसकी फर्स्ट डेमो और इंट्रोडक्शन क्लास तो जरूर देख के आना चाहिए, वो भी पूरी क्लास। ठीक है, चलो आगे सुनो। तो फाइनली है ना, मैं ये बोल रहा था आपको कि यूएसबी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और ये पेपर अभी पूछा रिसेंटली एक पेपर में, ये क्वेश्चन यूएसबी वाला यही आते हैं। तो टाइप ए और टाइप सी वाला कॉन्सेप्ट है ना, शुरुआत में आया, जिसमें से टाइप ए तो हम अभी भी यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे लिख लीजिए। इसके बाद में ना यूएसबी मिनी ए और यूएसबी मिनी बी का भी कॉन्सेप्ट आया था डिवाइसेस के साथ। यूएसबी, अच्छा ये पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, यूएसबी टाइप ए में टोटल 4 पिन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाया गया। यूएसबी टाइप बी में भी 4 पिन का ही था। यूएसबी मिनी ए में 4 पिन का डाटा को स्थानांतरित करने के लिए, और यूएसबी मिनी बी में, इसमें 2 वर्जन आए थे। यानी एक आया था यूएसबी मिनी बी 4 पिन वाला, और एक आया था यूएसबी मिनी बी 5 पिन वाला। ठीक है। इसके बाद है ना, एक यूएसबी माइक्रो ए के नाम से भी पोर्ट या कनेक्टर आया था, जिसमें टोटल 5 ही पिन हुआ करती थी, मतलब 5 पिन का कॉन्सेप्ट था। और फिर एक और आया था यूएसबी माइक्रो बी के नाम से, इसमें भी टोटल 5 पिन का इस्तेमाल किया गया डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। इनके बाद अब जो हमें रिसेंटली देखने को मिलता है वो है यूएसबी टाइप सी के नाम से। और यूएसबी टाइप सी में टोटल मिला के 24 पिन का कॉन्सेप्ट होता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। ये बात समझ में आ गई या नहीं। तो मोटा मोटा मैं फिर से एक बार मोबाइल फोन का चार्जर आपको दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल पता चले कि ये जो मोबाइल फोन के चार्जर में केबल लगी हुई है, इसको यूएसबी केबल कहते हैं। ये जो मोटा वाला पार्ट है जो चार्जर में लगा था, ये यूएसबी टाइप ए है, जिसमें जिसमें 4 पिन होती हैं। और ये जो मोबाइल फोन में आप लगाते हैं, ये यूएसबी टाइप सी होता है, जिसमें 24 पिन होती है अंदर। खैर ये हमें देखने पे ऐसे दिखेंगे नहीं, बट अंदर 24 पिन का कॉन्सेप्ट होता है डाटा को या सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कैसे दोगे आंसर इनका, तभी तो जब इन चीजों को सुनोगे, याद करोगे। तो फाइनली मैंने आपको है ना यूएसबी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैंने आपको पोर्ट या कनेक्टर्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको मदरबोर्ड के टाइप्स के बारे में भी बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं मदरबोर्ड की, और मदरबोर्ड पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है या एक घटक लगा हुआ है जिसे बोलते हैं सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को पढ़ना बेहद जरूरी होता है सबसे पहले चैप्टर में, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, क्योंकि इस सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने कई सारे एग्जाम देखे, एसएससी के एग्जाम भी देखे, उनमें भी सीपीयू के कई सारे क्वेश्चन है ना पूछे गए हैं। समझ में आ गई बात? तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या इसका कोई हिंदी नाम भी होता है? देखो, हिंदी नाम वैसे आएगा तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हिंदी नाम पूछा जा रहा हो, क्योंकि ये है शॉर्ट फॉर्म और ये है इसकी फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म हमेशा इंग्लिश में ही होती है नहीं? बट कहीं कहीं जगह पर ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको, केंद्रीय प्रसंस्करण क्रिया, ठीक है, या केंद्रीय निष्पादन क्रिया। क्रिया नहीं, इकाई। यूनिट का हिंदी होता है इकाई। फिर से सुन लीजिए, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या केंद्रीय निष्पादन इकाई के नाम से भी ऐसा हिंदी में मतलब निकाला जा सकता है, बट ऐसा आएगा नहीं कहीं लिखा हुआ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से ही बोला जाता है। एक बात और, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली है कहां पर? तो आप इसको लिखिए ऑन बोर्ड होता है। ऑन बोर्ड कहने का मतलब मदरबोर्ड पर, ऐसे लिख लीजिए कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा हुआ होता है। दूसरी बात, सीपीयू क्या कोई आईसी चिप होती है? तो आंसर है जी हाँ, सीपीयू एक आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से इसे बोला जाता है, जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई है। सीपीयू के बारे में एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि दुनिया में कुछ ही मेजर कंपनियां हैं जो सीपीयू की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बनाती हैं। जैसे कि एक कंपनी का नाम है इंटेल, दुनिया में सबसे ज्यादा सीपीयू बनाने वाली, कंप्यूटर के लिए सीपीयू बनाने वाली कंपनी का नाम है इंटेल। आपके पास चाहे तो कॉम्पैक्ट का, डेल का, सोनी का, सैमसंग का, तोशिबा का, किसी भी कंपनी का अगर कंप्यूटर है तो उसमें आपको इंटेल नाम की कंपनी का ही, ज्यादातर इंटेल नाम की कंपनी का ही सीपीयू लगा हुआ मिलेगा। बट इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, जैसे कि एएमडी नाम की कंपनी है, क्वालकॉम नाम की भी कंपनी है, ये भी सीपीयू बनाने का काम करती हैं। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट ये आता है, अच्छा ये भी पॉइंट लिख लो कि सीपीयू में बेसिकली होता क्या है। तो ये अगर एक आईसी चिप है तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहा था, यानी कि लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं। ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में, लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या सीपीयू के कई सारे नाम हो सकते हैं? हाँ, जैसे सीपीयू को ध्यान रखना प्रोसेसर के नाम से भी बोला जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में इसको प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है। जब किसी चीज का साइज छोटा कर दिया जाए तो क्या हम उस को माइक्रो शब्द के साथ बोल सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, बोल सकते हैं। तो प्रोसेसर शब्द के आगे है ना, आप माइक्रो शब्द भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ऐसे समझ लो कि पहले प्रोसेसर का साइज जो था उसको और छोटा किया गया, तो इसके नाम को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से बोल दिया गया। ठीक है। सीपीयू को और किसी नाम से बोला जाता है? जी हाँ, हम अपने कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू को लॉजिक चिप के नाम से भी बोलते हैं, और इसको माइक्रो चिप के नाम से भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? माइक्रो चिप। और सबसे फेमस नाम क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी बोल दिया जाता है, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो कंप्यूटर का दिमाग भी इसे कहा जाता है। तो ये होते हैं इसके सिनोनिम्स कह दीजिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द इसे आप बोल सकते हैं। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए।
कई बार एग्जाम्स में ना सीपीयू के फुल फॉर्म मतलब सीपीयू के सिनोनिम्स भी पूछे गए हैं, यानी कि ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं, और जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, जो मैंने साइड में लिखे हैं। बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिए। सीपीयू नाम की ये आईसी चिप है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर पिन की सहायता से टिकी होती है, लगी रहती है। ठीक है। बाकी अगर आज के कॉन्सेप्ट की बात करें तो सीपीयू केवल ऐसा ही होता है, इसके साइड में पिन नहीं होती है। आप बोलेंगे सर पिन नहीं है तो फिर अब ये सीपीयू मदरबोर्ड पर लगा कैसे है? इसको पेस्ट किया जाता है। बेसिकली कुछ पॉइंट 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 से बनाए गए हैं, जो सीपीयू नाम की चिप में भी पॉइंट बने होते हैं और मदरबोर्ड पे पॉइंट बने होते हैं। बस उसको एक जगह पर, जहां जैसे मान लो यहाँ नीचे पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, और इस सीपीयू नाम की चिप में भी पॉइंट बने हुए, वो पॉइंट पे पॉइंट रख देते हैं, उसकी कनेक्शन जुड़ जाता है, तभी कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं पेस्टिंग करना। तो अगर ये पूछा जाए कि आज के समय कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर सीपीयू को कैसे लगाया जाता है, पेस्टिंग के द्वारा। पहले कैसा होता था? पिन शोल्डरिंग के द्वारा पिन मदरबोर्ड से कनेक्ट की जाती थी। ठीक है, चलो एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल है ना सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि कितने भाग होते हैं, तो बेटा आंसर है 3 भाग होते हैं टोटल मिला के। ये अगर मान लीजिए हमारे कंप्यूटर का सीपीयू है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो इसमें टोटल 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट को ALU कहा जाता है, दूसरे पार्ट को CU और तीसरे पार्ट को MU के नाम से बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से बोला जाएगा, इसको CU को कंट्रोल यूनिट के नाम से बोला जाएगा। क्या इनके कोई फुल फॉर्म क्या इनके कोई हिंदी नाम होते हैं? नहीं, हिंदी नाम कोई नहीं है, क्योंकि ये फुल फॉर्म है और फुल फॉर्म की हिंदी नहीं होती। ठीक है। और तीसरा जो लिखा है मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम होता है बेटा मेमोरी यूनिट। ठीक है जी। तो सीपीयू टोटल जो एक आईसी चिप के रूप में हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर दिखाई देती है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ये 3 भागों में विभाजित है, जिसके 3 नाम होते हैं, दैट इज ALU, CU और MU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कुछ किताबों में आपको है ना यहाँ पर लॉजिकल शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट लॉजिकल शब्द को हम तब तक टिक नहीं करेंगे जब ऑप्शन में लॉजिक शब्द न दे रखा हो। जैसे अगर मान लो फुल फॉर्म पूछी जा रही है ALU की, और किसी भी ऑप्शन पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं लिखा हुआ, और एक ऑप्शन पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट लिखा हुआ, तो उसको टिक कर सकते हो। बट चूंकि फुल फॉर्म फिक्स होती हैं, जो फुल फॉर्म पहले से रखी गई है वही मतलब सब लोगों को पढ़नी होगी, फुल फॉर्म में चेंज थोड़ी कर सकते हो। तो एग्जैक्ट जो फुल फॉर्म है वो यही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसको दिमाग में रखिएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट और अगली क्लास होगी, उसमें मैं इन्हीं तीनों यूनिट के बारे में बताऊंगा, और यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे लास्ट ईयर बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे अब अगली क्लास में। आज का टॉपिक, आज की क्लास यहीं समाप्त। अब आपका जो भी डाउट है फटाफट फटाफट पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका सही लगता है। अब मैं जैसे बोल रहा हूं आज की क्लास खत्म, अब आपको जो पूछना है पूछो। अब क्लास के बीच में है ना, मैं आईसी चिप के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं और आप पूछ रहे हैं सर मेरा एग्जाम है इसके बारे में बताओ, तो यार ये तो टाइम खराब करने वाली बात होगी ना। केवल आपका डाउट बता दूंगा, बाकी किसी का कोई डाउट है मतलब जो पढ़ रहे हैं बच्चे आराम से, उनका नुकसान होगा। ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर सीमॉस बैटरी में कौन सी मेटल होती है? मेटल, अच्छा जी। देखो भाई, पहली बात तो ये कि ऐसे मेटल वेटल को लेकर है ना क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। बाल की खाल नहीं पूछी जा रही पेपर में, पहले तो ये ध्यान रखना। ठीक है। बट अगर हम बात करें मेटल की, अगर आप पूछना ही चाह रहे हैं, तो ज्यादातर जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस बनाई जाती हैं उनमें 2 ही मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, या तो कॉपर होता है या फिर एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम इनकी बात करें तो डिवाइसेस में इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में
बेस्ट माना जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया या इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, वो सही सही फ्लो करे, इसलिए कॉपर का इस्तेमाल करते हैं या फिर एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा बिजली के जितने भी तार होते हैं उनमें ज्यादातर केस में कॉपर की वायरिंग होती है। तो जो मेटल भी हम यूज कर रहे हैं ना, वो कॉपर हो सकता है या एल्युमिनियम हो सकता है। ठीक है। एक बच्चे ने ये पूछा है, सर उड़ीसा में अभी CHSL एग्जाम में MS एक्सेस का 4 क्वेश्चन आया था 25 में से। अच्छा, प्लीज MS एक्सेस भी कवर करवा दीजिए। अक्टूबर 6 को उड़ीसा SSC CGL एग्जाम है, उसमें भी MS एक्सेस आएगा, VOD सेक्शन में नहीं है। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में पहले ही बोला था, ये बात सभी लोगों को बोली थी कि मैं ना आपको MS ऑफिस वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। MS ऑफिस वाले टॉपिक में ना बेसिकली आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन्हीं तीनों चीजों को पढ़ाना है मेरे को। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में टोटल मिला के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, 99% पेपर्स में यही तीनों चीजें आ रही हैं। केवल और केवल एक स्टेट ऐसा है और वो है उड़ीसा। उड़ीसा है ना, एक स्टेट ऐसा है जिसमें MS एक्सेस भी पूछा जा रहा है। तो बेटा देखो, मैं आपको बता दूं कि कुछ अगर कंटेंट में अलग से आपको दे पाया तो मैं अलग से दे दूंगा, वरना आप सभी लोगों के लिए जो उड़ीसा से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो डाटाबेस वाली क्लासेस को देख लें, बस इतना ही कर सकता हूं। क्योंकि देखो बात यह है कि एक कॉमन बैच में ना, अगर आप सारे टॉपिक कराते चले जाओ तो टोटल मिला के ना लास्ट में 100 क्लासेस हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? अप्रोक्स 100 क्लासेस हो जाएंगी, या इससे भी ज्यादा जा सकती हैं। जैसे उड़ीसा में है ना, केवल एक उड़ीसा के एग्जाम के लिए MS एक्सेस पढ़ाना पड़े मेरे को, समझना इस बात को। तो सीधी सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि एक क्लास में खत्म हो जाएगा, इसके लिए भी कम से कम 4-6 क्लासेस तो मेरे को लेनी पड़ेंगी। भाई 5-6 क्लासेस तो मान ही लो, तब इतना तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाके तो MS एक्सेस आपको समझ में आएगा। उससे पहले तो फिर पागल बनाना हो जाएगा कि मैं बस ये बोल दूं कि MS एक्सेस एक एप्लीकेशन होती है, MS ऑफिस के अंदर मिलती है, जिससे डाटाबेस से बनाया जाता है। तो इससे तो क्वेश्चन आने नहीं है। 5-6 क्लासेस तो इसी की हो जाएंगे। फिर अगर कोई ये कहेगा सर मेरा पेपर है उसमें ये 4 टॉपिक और आ रहे हैं, फिर 5-6 क्लासेस उनकी हो जाएंगी। फिर कोई बोलेगा सर मेरा एक पेपर है उसमें ये टॉपिक भी आने हैं, 5-6 क्लासेस उनकी हो जाएंगी। तो बताना भाई, हमारी क्लासेस कितनी जाएंगी? 100 के पार निकल जाएंगी। तो बच्चे फिर यही कहेंगे कि सर इतनी क्लासेस तो मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाई जाती, उतनी क्लासेस तो कंप्यूटर की हो रही हैं। वैसे भी मेरा नाम थोड़ा बदनाम है कंप्यूटर ज़्यादा पढ़ाने के लिए। मेरे जो स्पेशल बैचेस में क्लासेस होती हैं, वो लगभग लगभग 50 से 55 क्लासेस तो होती हैं। तो बच्चे इसी से ही घबराते हैं कि सर और जगह तो है ना 10-12 क्लासेस में कंप्यूटर खत्म कर देते हैं, आप तो 50-55 क्लासेस पढ़ा रहे हो। तो बेटा वो लोग पागल बना रहे हैं। वो लोग है ना कॉपी पेस्ट करके आपको कोई PDF फाइल बना के दे देंगे, और ज्यादातर टीचर वही कर रहे हैं। एक बोर्ड पर है ना PDF फाइल को खोल लेंगे और उसी को पढ़ते रहते हैं देख देख के। अगर वो आपके सामने देख रहे हैं और पीछे ना पढ़ पाए तो बोल भी नहीं पाते वो टीचर्स, और कह देंगे पढ़ लेना भाई इससे। तो ऐसे तो किताब से पढ़ लेते, फिर बैच लेने का फायदा क्या था? तो मेरी वो आदत नहीं है, मैं प्रॉपर चीज़ों को लिखवा कर समझाते हुए पढ़ाता हूँ। तो उसमें टाइम लगता है। तो 50-55 क्लासेस टोटल हो जाती हैं पूरे कंप्यूटर सिलेबस को ख़त्म करने के लिए, एक कॉमन कंप्यूटर सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। तो बेटा कौन है ये? मंजूदीप। मंजूदीप आप है ना परेशान मत होइए, पहला काम तो ये करिए कि आपके पेपर में अगर MS एक्सेस आना है तो सबसे पहले मेरे स्पेशल बैच में डाटाबेस की क्लासेस देख लो। क्योंकि MS एक्सेस नाम की जो एप्लीकेशन है वो डाटाबेस एप्लीकेशन है, तो आपको डाटाबेस का फंडामेंटल तो क्लियर हो ही जाएगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि MS एक्सेस का कोई कंटेंट अलग से आपको दूं या दे पाऊं, बैच से अलग। बैच में नहीं करा पाऊंगा। बैच में देखो यही 3 चीजें करा सकता हूं, क्योंकि 99% पेपर्स में यही तीनों चीज आती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने है ना आपसे ऐसा बोला हो
इंट्रोडक्शन क्लास में कि मैं एमएस एक्सेस भी कराऊंगा। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी यही बोला था कि एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीन ही एप्लीकेशन को कराएंगे केवल, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर जूनियर असिस्टेंट मेंस का पेपर देना है, ठीक है। आपको उत्तर प्रदेश या ऐसे बोले यूपी ट्रिपल एस सी सब ऑर्डिनेट का जो पेपर होता है, तो यूपी ट्रिपल एस सी का जूनियर असिस्टेंट का अगर आपको पेपर देना है तो आप इस सिलेबस को पढ़िए, यही सब सिलेबस तो पूछा जाना है। और एक काम कर सकते हो, अगर आपको प्रॉपर ये भी जानना है कि कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, या एक काम करो, कौन है ये, विपिन पाल। विपिन पाल, आप एक काम करिए, आप मेरे इस बैच की जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसे पूरा देखिए, आपको सारी कहानी पता चल जाएगी कि आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए क्या पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं। और पूछिए। एक बच्चे ने लिखा है सर मैंने सीमॉस बैटरी देखी है, उसमें लिथियम लिखा था। बेटा वो बैटरी का, आप देखो आपने क्या पूछा, आपने मेरे से ये पूछा था कि हम जो आईसी चिप लिखा था, क्या लिखा था, हाँ, आपने लिखा था कि सीमॉस बैटरी में कौन सी मेटल होती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो लिथियम आयन या लिथियम शब्द जो लिखा होता है वो बैटरी का टाइप है, समझ रहे नहीं। ऐसी बैटरी है ना, और भी कई सारी बैटरी होती है, जैसे कैडमियम की बैटरी भी होती है, लिथियम भी बैटरी होती है, तो बैटरी के अलग अलग टाइप होते हैं। तो आप ऐसे अगर लिखते तो शायद मैं समझ जाता कि आप बैटरी की स्पेशली बात कर रहे हैं। मैं समझा कि कोई चिप वगैरह अगर बनी हुई है उसकी बात कर रहे हो। ये जो बैटरीज होती है ना, उनके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी एक शब्द होता है, एक कैडमियम बैटरीज होती हैं। तो ये सब बैटरीज के टाइप होते हैं बेसिकली। अगर आपने लिखा हुआ देखा है सीमॉस बैटरी के ऊपर लिथियम, तो मतलब लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं उनको। और कोई डाउट है किसी का? चलिए, तो आई होप सो है ना, जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गई होंगी। और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, तो वही आज की क्लास को और आज की सभा को है ना यहीं समाप्त करता हूं मैं। सॉरी, माफ कीजिए। बाकी है ना, देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि आगे से है ना इन बातों को हम क्लास के बीच में डिस्कस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, मेरे को बार बार ना बोलना पड़े कि है ना कमेंट बाजी में मत रहिए, जो पढ़ा रहा हूँ जो समझा रहा हूँ उसे सुनिए, यही पेपर में आएगा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि 1.25 घंटे से पहले क्लास के बीच में जनरल डिस्कशन मत कीजिए, क्योंकि मैं अगर आपके कमेंट्स को इग्नोर करूंगा तो आपको फिर खराब लगेगा। तरीका यही होता है पढ़ाने का, ठीक है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मेरी क्लासेस को देख रहे हैं लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में, कि अगर आप कभी लाइव क्लास में आए, ठीक है, तो पिछली जितनी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को देख के आया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ना न्यू क्लासेस में पिछली क्लासेस से जुड़ी होती हैं। और अगर किसी ने नया बैच लिया है तो वो इंट्रोडक्शन क्लास तो जरूर देख कर आए, तभी आए, फायदा होगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।